एक बार कोई आदमी मेले में पिट जाता है ना, फिर उसकी शर्म खुल जाती है। इनके कोर्ट से इतनी बार फटकार लग चुकी है कि इनका कोर्ट की फटकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतनी मौत हुई है, ये मौत है क्या, ये तो मर्डर है, जानबूझ के किए हुए मर्डर है। तो आप पानी के इंजेक्शन लगा रहे हो, कहाँ बन रहे हैं पानी के इंजेक्शन, कौन इनको परचेज कर रहा है, कौन इनकी जांच कर रहा है। आईसीयू में आग लग रही है, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, गलत जो है ब्लड चढ़ाया जा रहा है, 108 की मेंटेनेंस नहीं हो रही, ड्राइवर छुट्टी पे है, जर्नी एक्सप्रेस के ड्राइवरों को समय पे भुगतान नहीं हो रहा, उन लोगों ने हड़ताल कर रखी है। पहली बार राजस्थान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि लगभग 8.5 लाख बच्चे स्कूल छोड़ गए, ड्रॉप आउट हो गए। और नामांकन भी जो है घट गया है हमारा। बच्चे, आबादी बढ़ रही है लेकिन बच्चों का नामांकन स्कूलों के अंदर नहीं बढ़ रहा है। हमारे अध्यक्ष जी की विधानसभा में 85% लोगों के ट्रांसफर कर दिए जो पिछले 5 साल में आए थे, एक लाइन से कि भाई ये इनका ट्रांसफर पिछली बार हुआ था, इन सबको हटा दो। ऐसे नहीं होता है, ये तो आप दुश्मनी निकाल रहे हो, आप रंजिश निकाल रहे हो। आजकल ये हो गया कि विपक्ष अगर अच्छा सुझाव भी दे रहा है तो उसको जोड़ना नहीं है, उसको तो खारिज ही कराना है। जो गवर्नमेंट ने जो बिल का प्रारूप तैयार किया है वही पास होगा। ये तरीका गलत है। अगर किसी का अमेंडमेंट अच्छा आता है तो उसको जोड़ के पास कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। भैरव सिंह जी शेखावत साहब तक तो मैं समझता हूँ विधानसभा में चीफ मिनिस्टर की सीटिंग अच्छी रहती थी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 कम होती हुई आ गई। और जब मुख्यमंत्री नहीं बैठता तो मंत्री नहीं बैठते, मंत्री नहीं बैठता तो एमएलए भी ऐसे ही बैठते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह। मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी। राजस्थान की राजनीति में कई ऐसे जो है चर्चित जो है चर्चाएं हैं जिनको लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि इस वक्त राजस्थान की सरकार को 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है उस पर बातचीत करेंगे। प्रतिपक्ष के नेता हैं, इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं का मुद्दा है, पहले वो बात कर लेते हैं। चिकित्सा मंत्री का बयान, कोई रात को फोन करता है तो उनकी एक चर्चा ऑडियो वायरल हो रहा है कि रात को 12 बजे मुझे क्यों फोन किया, क्यों डिस्टर्ब किया। वो सामने वाला कह रहा है कि यहाँ पर लोग तड़प रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस बयानबाजी को, किस तरह से जिम्मेदारी को आप देखते हैं, क्योंकि चिकित्सा मंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, मोदी जी से शुरू हो जाए आप। देश का प्रधानमंत्री आज तक कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार हुआ है? ये परिपाटी यहाँ से नहीं है, ये ऊपर से ही चल रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी ने कहा कि मैं चौकीदार हूँ। उनके चौकीदार कहने के बाद में पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे लोग देश का पैसा लेके चले गए। चौकीदार ने एक शब्द नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा कि मैं सबकी आमदनी भी दुगनी करूंगा, किसान की आमदनी दुगनी होगी, सबके खाते में 15 लाख डलेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद सब खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ, जिम्मेदारी नहीं ली। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, सोनम वांगचुक जो है धरने पे हैं, आज शायद 20वां दिन है उनका भूख हड़ताल का। और एक ऐसा इंसान जिसने इस देश के लिए बहुत काम किया है, वो आज मरने की स्थिति में है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब तक नहीं हुआ है। और घटनाएं आप देखें, कानून व्यवस्था की, राजस्थान के अंदर स्थिति, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो रेप के मामले में राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है। कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। यही हालात एजुकेशन के हैं। स्कूल में जाते हैं बच्चे, बिल्डिंग गिर जाती है, दब के मौत हो जाती है। और वही हालत हेल्थ सिस्टम की। एक वो समय था जब हमारा राज था, राइट टू हेल्थ, निशुल्क दवा योजना, निशुल्क जांच योजना, चिरंजीवी, आरजीएचएस जैसी योजनाएं थी। और देश और दुनिया के लोग, हिंदुस्तान के लोग आते थे और राजस्थान का जो हेल्थ मॉडल था उसको देखते थे। इस राज्य में क्या हो रहा है, आईसीयू में आग लग रही है, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, गलत जो है ब्लड चढ़ाया जा रहा है, 108 की मेंटेनेंस नहीं हो रही, ड्राइवर छुट्टी पे है, जर्नी एक्सप्रेस के ड्राइवरों को समय पे भुगतान नहीं हो रहा, उन लोगों ने हड़ताल कर रखी है। कफ सिरप से बच्चों की मौत हो रही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर 3 से 7 साल के बच्चों की, 15 बच्चों की मौत हो रही है।
फिर आ जाएं परसुताओं की मौत पे, तो पहले कोटा के अंदर, फिर बीकानेर के अंदर, जोधपुर, नागौर, भीलवाड़ा, अब बांसवाड़ा। ये एक दिन में नहीं हुआ। ये पूरा जो सिस्टम जो कोलैप्स किया है, ये लगातार इस गवर्नमेंट का फेल्योर है, चाहे मंत्री जी हो और चाहे मुख्यमंत्री जी हो और चाहे विभाग के अधिकारी हो। कोई जिम्मेदारी लेने को तय नहीं है। जब ये मान रहे हैं कि इंजेक्शन नकली था, यानी इसमें कोई दवा नहीं थी, तो डिस्टिल वाटर था, यानी इससे नुकसान नहीं हुआ, तो आप पानी के इंजेक्शन लगा रहे हो। कहाँ बन रहे हैं पानी के इंजेक्शन? कौन इनको परचेज कर रहा है? कौन इनकी जांच कर रहा है? जब नकली दवाएं सरकारी सिस्टम के अंदर आ रही हैं और इतनी मौत हुई है, ये मौत है क्या? ये तो मर्डर है, जानबूझ के किए हुए मर्डर हैं। खुद पैसे कमाने के लिए जनता को हम जनता की जान को जोखिम में डाल दें, ये तो सही बात नहीं है। अभी तक एक भी आदमी अरेस्ट हुआ, मुकदमा दर्ज करके छोड़ दिया। पूरी चैन है, इन लोगों को फांसी होनी चाहिए, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तय आज नहीं है। आपने भी ट्वीट किया, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया रिचा मृत्यु की बात जो आप कर रहे थे कि किस तरह से महिलाएं लगातार, और ये एक बार नहीं, रेगुलर लगातार हो रहा है, और उसके बाद बयानबाजी किस तरह की चीजें। नकली इंजेक्शन से उन महिलाओं की किडनी गई। कितनी महिलाएं हैं जिनकी किडनी चली गई, जान चली गई, नवजात बच्चों की जान चली गई। आज वो डायलिसिस से परेशान है। सरकार की जिम्मेदारी है उनकी किडनी ट्रांसप्लांट कराए, उनका इलाज कराएं, उनको इलाज के अंदर प्राथमिकताएं दें, उन परिवारों का ध्यान रखें, उनकी मदद करें, मुआवजा दें। कुछ नहीं, ऐसे कोई काम चलने वाला है क्या? यानी इस गवर्नमेंट की मानवता कहाँ चलेगी, इंसानियत कहाँ चलेगी? कोई सरकार की जिम्मेदारी लोगों का ध्यान रखने की है। सरकार का मतलब ये नहीं है कि भाई आप बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, बड़ी बड़ी मीटिंगें ले रहे हो, ये थोड़ी ना है। सरकार की जवाबदेही है लोगों को न्याय मिले, अच्छा शासन मिले, जो गरीब है दुखी है उसकी मदद हो। यही तो असली गवर्नमेंट की पहचान है। तो उस पर तो इनका फोकस ही नहीं है। इसलिए इस प्रकार के बयान भी आते हैं कि नाचती हुई आई थी क्या, रात को फोन क्यों कर रहे हो, या हमारे हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा तो हमारे आते ही क्यों, इस प्रकार के बयान। शिक्षा मंत्री जो है कभी शिक्षा पे एक शब्द नहीं बोलते हैं, शिक्षा के अलावा हर विषय पे बात करा लो। ये इस गवर्नमेंट की। कल कल एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला शिक्षक का वो फोन चेक कर रहे हैं, इसको कैसे देखते ये गलत है इस प्रकार से। ये तकरीबन 50 टाइम ऐसे हो गए हैं जो ये निर्देश देते हैं, फिर वो वापस लेना पड़ता है या इस प्रकार की हरकतें करते हैं। ये किसी को फोन देखना न तो किसी के एथिक्स में आता है, न किसी नियम में आता है। आप किसी को पर्सनल इस प्रकार से वो करें, वो गलत है। ये इस प्रकार का रवैया शिक्षा मंत्री का नहीं होना चाहिए। उनको एजुकेशन के अंदर कुछ काम करना चाहिए था। जैसे हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राइट टू एजुकेशन हम कानून लेके आए देश के अंदर भी, गरीब का बच्चा भी बरोबर की एजुकेशन लेने का हकदारी है। तो प्राइवेट स्कूल के अंदर भी राइट टू एजुकेशन का कानून हमने बनाया। हमने कॉलेज तक की शिक्षा फ्री की, सर्व शिक्षा अभियान हम लेके आए, समग्र शिक्षा अभियान हम लेके आए, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हम राजस्थान के अंदर लेके आए। हमने नवाचार किए। पहले राजीव गांधी पाठशालाएं हमने खोली गांव गांव ढाणी के अंदर कि ताकि बच्चों को एजुकेशन मिले। इस गवर्नमेंट ने क्या किया है? पिछली बार वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय भी लगभग 20,000 के आसपास स्कूलें इन्होंने बंद की। अब भी लगभग काफी स्कूलें इन लोगों ने बंद की है। देश की हालत ये है कि हर 6 घंटे में एक स्कूल बंद हो रही है सरकारी, और प्राइवेट खुल रही है। तो एक जो मूलभूत आवश्यकता है इंसान की, हम सबसे पहले कहते थे कि शिक्षा और चिकित्सा, इन दो चीजों की तो गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं समझता हूं ये दोनों ही इस गवर्नमेंट की प्राथमिकताओं में नहीं है। पहली बार राजस्थान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि लगभग 8.5 लाख बच्चे स्कूल छोड़ गए, ड्रॉप आउट हो गए, और नामांकन भी जो है घट गया है हमारा। बच्चे, आबादी बढ़ रही है लेकिन बच्चों का नामांकन स्कूलों के अंदर नहीं बढ़ रहा है। स्कूल जो लास्ट ईयर जिनको जर्जर घोषित किया था, एक भी स्कूल आज तक नहीं बन पाया है। तो ये मैं समझता हूँ एक गंभीर
विषय है। इस पे गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जब सत्ता हिंदू मुस्लिम करने से मिल जाए तो फिर विकास करने की या काम करने की कहाँ जरूरत है। इन लोगों को बहुत आसानी से जो है सत्ता हाथ में आ गई और उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, अभी उनका एक बयान चर्चाओं में है। उन्होंने आपके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बयान दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में शिक्षा विभाग में जो है शिक्षकों से पैसे लिए जाते थे, इस तरह की चीजें, वो आप आरोप लगा। देखिए, उनको आरोप लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। आज जो हालात है ना इस गवर्नमेंट की, जिस प्रकार से तबादलों के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, सीटों की रेटें तय कर दी गई है अलग अलग विभागों के अंदर, जो लूट यहाँ पे मची है, आज भी 10 तारीख की में आज भी ऑर्डर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। हमारे समय में जो आरोप लगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। इनके समय में आज भ्रष्टाचार हो रहा है। यह हालत आज इनकी। तबादलों को लेकर तो बड़ी अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद कई मंत्रियों को तलब करते हैं, कई मंत्री पहुंचते भी नहीं है। ये कहा था जा रहा कि सीएमओ फाइल जाती है, उसके बाद ये सारी चीजें हो रही थी। तो कैसे देखते हैं ये पूरी प्रकरण को? देखिए, कुछ लोग बैठे हैं जो पर्दे के पीछे सारे ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर के दो कारण होते थे पहले। एक तो प्रशासनिक आधार पे कहीं स्टाफ लगना है, व्यवस्था सही नहीं है, या बहुत ज्यादा समय हो गया, जैसे ये लोग कहते हैं कि एक पद पे एक व्यक्ति बहुत समय से बैठा हुआ, उसको चेंज करने की जरूरत है, या तो उस हिसाब से ट्रांसफर किए जाते थे, या फिर स्वयं की प्रार्थना के आधार पे कि घर से दूर है, बीमारी है, माता पिता बुजुर्ग हैं, या इस प्रकार की जो एप्लीकेशन आती तो उनके आधार पे किए जाते हैं। आज वो नहीं किए जा रहे हैं। अब ये है कि जिले से दूर अन्यत्र बाहर फेंक दो, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, ये कर दो। ये जो धोखाधड़ी कर रहे हैं एक प्रकार से, एक एक विधानसभा के अंदर, हमारे अध्यक्ष जी की विधानसभा में 85% लोगों के ट्रांसफर कर दिए जो पिछले 5 साल में आए थे, एक लाइन से कि भाई ये इनका ट्रांसफर पिछली बार हुआ था, इन सबको हटा दो। ऐसे नहीं होता है। ये तो आप दुश्मनी निकाल रहे हो, आप रंजिश निकाल रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप आम पब्लिक को किस प्रकार से परेशान कर रहे हो। स्कूल की स्कूल खाली कर दी। मेरे यहाँ से बहुत स्कूलों में से टोटल के टोटल टीचरों को हटा दिया। तो ये जो सिस्टम इस सरकार का है। आप तो अलवर के टीचर का ट्रांसफर बांसवाड़ा, अलवर में कोई पदाधिकारी है, उसको आप भेज रहे हो सीधा जैसलमेर, बाड़मेर। ये ऐसे नहीं होता है। क्या मंत्रियों की भी नहीं चली क्या इस तरह की चीजें? नहीं, मंत्रियों की सारे सब लोग चल रहे हैं, चलती दिन में मुख्यमंत्री की भी नहीं है। पर ये ट्रांसफर पोस्टिंग जिस हिसाब से कर रहे हैं, अब वो मंत्री कर रहा है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, या आरएसएस के लोग हर उसमें विभाग में बैठ के कर रहे हैं। अब ये तो यही जाने। पंचायत राज चुनाव को लेकर कोर्ट की टिप्पणी को कैसे देखते हैं? कोर्ट ने कहा कि 20 तारीख को उन्होंने टाइम दे दिया कि 20 तक आप जो है इसका शेड्यूल तैयार करके दीजिए, बार बार में तारीख बढ़ाई जा रही है। एक बार कोई आदमी मेले में पिट जाता है ना, फिर उसकी शर्म खुल जाती है। इनके कोर्ट से इतनी बार फटकार लग चुकी है कि इनका कोर्ट की फटकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीसरी चौथी बार है जब कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। जो संविधान को नहीं मान रहे, संविधान कहता है 5 साल में चुनाव होने चाहिए, उसमें रोड़े अटका रहे हैं किसी न किसी तरीके से बहाने लेकर। ये सही नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र अगर आपको देना है तो आपको संविधान की पालना करनी होगी। समय पे चुनाव हो, अच्छे तरीके से चुनाव हो, निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, जनता जिसको चुनना चाहती है वो चुना जाए। अब तो अपने हिसाब से परिसीमन कर रहे हैं, वार्डों का गठन अपने हिसाब से कर रहे हैं, वोटरों का चयन अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये हमको वोट देते हैं, इनके वोट रख लो, ये हमको वोट नहीं देते, इनके वोट काट दो। ये तरीका सही नहीं है। तो क्या लगता है क्यों नहीं सरकार चुनावों में जाना चाहती? कुर्सी, कुर्सी है असली चीज, जिसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इतने समय से दिल्ली के चक्कर लगा लगा के बचा रखी है, और इसके रिजल्ट आएंगे तो ये कुर्सी जा सकती है, क्योंकि इनकी हालत खराब है, जनता के बीच में जा नहीं सकते। इनको 2.5 साल से ज्यादा हो गया आपको लेकर। ये जब सरकार थी तो बार बार मैं कहते थे कि राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, परिवर्तन नहीं हो रहा है मंत्रिमंडल को लेकर। अब 2.5 साल से ज्यादा हो गया है और लगातार ये जो है टाइम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, राजनीतिक नियुक्तियां तो कर ही नहीं पा रही है, तो एक अलग चीज है। लेकिन इसके अलावा जो आयोग जो बनते हैं,
आयोगों के अध्यक्ष और पदाधिकारी सदस्य जो है उनका अभी तक नहीं बनना, ये कहीं ना कहीं जनता को न्याय से दूर करता है। लोग जाएं, कोई बाल आयोग है, महिला आयोग है, एससी आयोग है, एसटी आयोग है, ओबीसी आयोग है, दुनिया भर के आयोग बने हुए हैं, किसान ऋण राहत आयोग है। तो वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आयोग बने हुए हैं। अगर उनमें नियुक्ति होती है तो लोग जाके अपनी पीड़ाएं वहां बता सकते हैं, वो सुन सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे नियुक्तियां ही नहीं होंगी तो फिर वो जनता अपनी बात जाके किसको कहे। अमरस महोत्सव मनाया गया, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे उसको? इसमें कई चर्चाएं हुई, आपने भी कई अपनी बातें रखी। देखिए, 75वां वर्ष शुरू हो रहा है हमारी राजस्थान की विधानसभा को। गौरवशाली इतिहास हमारे राजस्थान की विधानसभा का है। पहले मुख्यमंत्री टीकाराम जी थे, तब से लेकर आज तक सभी मुख्यमंत्रियों का, विधानसभा अध्यक्षों का, नेता प्रतिपक्षों का, मंत्रियों का, विधायकों का, कर्मचारियों का, पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान राजस्थान को आगे लेके आने में हुआ। राजस्थान के अंदर वो कानून बने जो देश में पहले बने ही नहीं थे किसी भी राज्य के अंदर। राजस्थान ने सबसे पहले बनाया, उसके बाद उनको देश ने भी अडॉप्ट किया। सूचना का अधिकार है, आरटीआई जो मिला है, सबसे पहले राजस्थान ने दिया था। भूमि सुधार कानून जो सबसे पहले राजस्थान ने दिया था। आपका स्ट्रीट वेंडर का जो कानून है सबसे पहले राजस्थान ने दिया था। पंचायती राज का जो कानून है सबसे पहले राजस्थान ने दिया था। राइट टू हेल्थ, गिग वर्कर, ये सारे कानून जो है सबसे पहले राजस्थान ने दिए। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट भी सबसे पहले राजस्थान लेके आया है, सामाजिक सुरक्षा के लिए, लोगों को राहत देने के लिए। तो ऐसे ऐसे कानून यहाँ पे बने। एक महान जो यहाँ की परंपरा रही है, वो मैं समझता हूँ देश दुनिया के अंदर जानी चाहिए। हमारे यहाँ पक्ष हो विपक्ष हो, हमेशा सब लोगों ने मजबूती से बात को रखा है। विपक्ष जो बात कहता है वो उससे बात का दूसरा पहलू होता है जिसको समझने की जरूरत होती है, नहीं तो सत्ताएं फिर अपने हिसाब से करें। लेकिन आज जो लोग सत्ता के अंदर हैं उनको ये लगता है कि विपक्ष इस बात में कमी और खामियां क्यों निकालता है, क्यों हंगामा करता है। तो हंगामा कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। वेल में जाना, हंगामा करना, बायकॉट करना, ये तो सब अधिकार है सदन के। ऑलरेडी जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे नियम है, प्रक्रिया है, उससे सदन चल रहा है। तो ये लोग कभी वेल में नहीं आए क्या? इन लोगों ने कभी हंगामा नहीं किया क्या? ये तो एक स्वस्थ लोकतंत्र है कि हर बात का दूसरा पहलू भी निकल के आना चाहिए। विपक्ष का काम, अगर हम भी इनकी आह में आह मिला देंगे तो फिर विपक्ष का काम क्या बचेगा? फिर तो राज का हिस्सा हो गए हम भी। तो फिर जो लोकतंत्र बना है, संविधान बना है, विधानसभा की जो एक रूपरेखा तैयार की थी, उसमें यही तो है ना। ये लोग कहते हैं कि राज के अंदर आओगे तो आपको बजट अधिक मिलेगा या राजकाज का फायदा मिलेगा। ये भी इनका कहना गलत है। 200 लोग चुन के आते हैं, 101 लोग ही राज बनाने के लिए काफी होते हैं। तो फिर जो बाकी 99 बच गए वो क्या करेंगे? उनका रोल नहीं है क्या? उनका रोल भी तो है लोकतंत्र के अंदर, नहीं तो फिर 101 का ही प्रावधान कर देते। ऐसा नहीं है। जो अन्य लोग हैं, विपक्षी दल हैं, छोटे दल हैं, निर्दलीय हैं, उन लोगों की बात को भी पूरा सुनना चाहिए, समय मिलना चाहिए। एक जरूर चिंता का विषय है कि जो हमारी दूसरी जो विधानसभा थी वो हमारी 300 दिन से भी अधिक चली थी, 5 साल के अंदर, और लगभग 1700 घंटे के आसपास उसमें चर्चा चली थी। लेकिन लास्ट विधानसभा की बात करें 15वीं, क्योंकि अब तो 16वीं चल रही है, 15वीं विधानसभा में 300 वाली संख्या घट के लगभग 147 पे आ गई थी। यानी आधी संख्या होगी। उस समय एमएलए भी कम थे और दिन ज्यादा चली थी। अब एमएलए भी 200 हो गए हैं और संख्या घट के आ गई है। सभी लोगों को जब तक अपनी बात उठाने का पूरा मौका नहीं मिलेगा, धीरे धीरे सदन के अंदर चीफ मिनिस्टर्स का नहीं बैठना भी मैं समझता हूँ काफी चिंताजनक है। और यही कारण है कि न तो मंत्री बैठते हैं, कोई समय ऐसा आता है कि एक भी मंत्री नहीं होता विधानसभा के अंदर। और एमएलए की स्थिति ये है कि अगर टोटल हम देखें तो 200 में से कभी 30 रुकते हैं, कभी 40 रुकते हैं, मैक्सिमम 50 की व्यवस्था रहती है। बाकी तो क्वेश्चन आवर खत्म होते ही सब निकल जाते हैं। क्वेश्चन आवर में 90-95% उपस्थिति रहती है,
लेकिन उसके बाद घटती 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 15-20% पे आ जाती है। ये चिंता का विषय है। जहां जिस सदन में आने के लिए तो शाम दाम दंड भेद उल्टा लटक जाते हैं, किसी भी तरीके से चुनाव जीत के एमएलए बन जाएं और विधानसभा में पहुंच जाएं। और विधानसभा पहुंचने के बाद में अगर विधानसभा में नहीं बैठते हैं, पूरा समय नहीं देते हैं। देखिए, विधानसभा एक ऐसा माध्यम है जहां आप एक जगह बैठ के पूरे राजस्थान को समझ सकते हैं, पूरे राजस्थान की समस्याओं को समझ सकते हैं, राजस्थान की क्या चुनौतियां उनको समझ सकते हैं। हर इलाके की, हर विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत से लोगों के अच्छे अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो उनको आप वहां पे देख के अच्छे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। भैरव सिंह जी शेखावत साहब तक तो मैं समझता हूँ विधानसभा में चीफ मिनिस्टर की सीटिंग अच्छी रहती थी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 कम होती हुई आ गई। और जब मुख्यमंत्री नहीं बैठता तो मंत्री नहीं बैठते, मंत्री नहीं बैठता तो एमएलए भी ऐसे ही बैठते हैं। और विधायिका जो है उसको जो मजबूत होना चाहिए उसको भी कमजोर कर दिया। कई लोग ये सोचते हैं कि यार विधानसभा में क्वेश्चन लग गया और जायज क्वेश्चन है और फिर भी सरकार उसका रिप्लाई नहीं दे, या कोई माननीय सदस्य वहां पे आवाज उठा दे और सही आवाज उठाइए और उस पर गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले, तब भी लोगों का जो है मोरल डाउन होता है। विधायकों के अंदर भी आता है कि यार यहाँ कहने के बाद भी काम नहीं हो रहा तो फिर क्या मतलब है। और ये जनता की समस्याओं का आखिरी पड़ाव है। अगर विधानसभा में क्वेश्चन लगा के भी, विधानसभा में आवाज उठा के भी, विधानसभा में चर्चा करके भी अगर हम लोगों को राहत नहीं दे रहे तो फिर कहाँ मिलेगी राहत। इसी प्रकार से जो बिल पारित हो रहे हैं, कोई भी बिल पारित होता है वो राजस्थान की जनता के लिए रहता है, उसमें किसी न किसी वर्ग को राहत देने की बात होती है। और बिलों पे अगर चर्चा नहीं करें, अभी आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर मेरे संख्या ध्यान नहीं आ रही, एक ही दिन में विपक्ष को सबको बाहर निकाल दिया, टोटल विपक्ष को। और मेरे हिसाब 15-20 जो कानून है वो 5 मिनट के अंदर पास करवा लिए। तो ये तरीका गलत है। जब तक हर बिल पे सभी सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, सबकी राय नहीं आएगी, किस व्यक्ति को कौन सी चीज ध्यान आ जाए, कौन सा सुझाव अच्छा हो दे, उसके बाद गवर्नमेंट को उसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहिए। आजकल ये हो गया कि विपक्ष अगर अच्छा सुझाव भी दे रहा है तो उसको जोड़ना नहीं है, उसको तो खारिज ही कराना है। जो गवर्नमेंट ने जो बिल का प्रारूप तैयार किया है वही पास होगा। ये तरीका गलत है। अगर किसी का अमेंडमेंट अच्छा आता है तो उसको जोड़ के पास कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छी बात है, लोग और मेहनत करेंगे कि यार हमारे कहने से गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है, तो अच्छे सुझाव देते हैं, अगली बार हो सकता है हमारा उसमें गवर्नमेंट अडॉप्ट कर ले। पुराने जो नेता थे वो पूरी बात कहते थे, और जब अभी जब सदन चला और ये पूरा समागम हुआ तो पुराने नेताओं के जो बिलों पे जो डिबेट थी उसको यहाँ बताया गया कि उन लोगों ने अच्छे सुझाव दिए, वो सरकारों ने माने और उनको बिलों के अंदर लागू किया। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मनी निकालते हो, विपक्ष दिख क्यों जाए। यही बात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की एक बयान चर्चाओं में था कि उन्होंने कहा कि क्या ये कहीं पे इशारा, कहीं पे निशाना था, या क्या उनकी बात को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वसुंधरा जी देखिए, उनका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, अच्छा शासन उन्होंने दिया, और इस प्रकार का कभी उनका नहीं रहा कि विपक्ष को कहीं कम आका हो। कई बार विधानसभा के अंदर हंगामा हो जाता था, विपक्ष जो है धरने पे बैठ जाता था, वसुंधरा जी स्वयं आती थी और विपक्षी लोगों को बात करती थी, और उनकी जो समस्या होती थी उसका समाधान करती थी और अनशन को तुड़वाती थी। तो ये तो लोकतंत्र है, इसमें बैठ के ही जो है समाधान निकलता है, चर्चा करने के बाद ही समाधान निकलता है। वसुंधरा जी ने जो कहा है वो मैं समझता हूँ अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा है कि पक्ष विपक्ष सब चीजें हैं, क्योंकि हमारी विचारधाराएं अलग है। और उसको तो इन लोगों ने अब खत्म ही कर दिया। जो विचारधारा के नाम पे अलग चुनाव लड़के आते हैं, बाद में उनको जब शामिल ही कर लेते हैं तो विचारधारा बच कहाँ गई इन लोगों की। तो बीजेपी के अंदर तो कहीं से भी आ जाए, चाहे कोई तृणमूल का आ जाए, शिवसेना आ जाए, सपा आ जाए, कांग्रेस आ जाए, बसपा आ जाए, कोई चला जाए, सबको ले लेते हैं। तो जो विचारधारा की जो बात है वो तो खत्म ही हो गई। जनता जिस आधार पे वोट डालती है, सिंबल के आधार पे वोट डालती है, चुनावी घोषणा पत्र के आधार पे वोट डालती है, वो तो खत्म ही हो गया।
वोट लेने के बाद में एमएलए एमपी जो है तुरंत शामिल हो जाता है। कल भी कोई मैं देख रहा था टीएमसी के कोई एक विधायक भी शामिल हो गया, एक राज्यसभा वाले ने भी इस्तीफा दे दिया, वो उसमें चले जाएंगे। आप देखिए 2 महीने पहले आप टीएमसी को गालियां दे रहे थे और 2 महीने बाद टीएमसी के लोगों को आप शामिल कर रहे हो, तो फिर कहाँ आपकी पार्टी रहेगी, कहाँ आपकी विचारधारा रहेगी? इसका मतलब तो आप जो है सत्ता के भूखे हैं, आपको तो सत्ता चाहिए, आपको लोकतंत्र नहीं चाहिए। लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसको तो आप खत्म कर रहे हो। मानसून सत्र आएगा, उसे क्या तैयारियां हैं लास्ट? तैयारियां पूरी हैं, आप तो शुरू करवा दो। होगा क्या मानसून सत्र? हाँ होगा, अगस्त लास्ट तक आने की संभावना है। देखिए, हमारे साथ थे टीकाराम जूली, प्रतिपक्ष के नेता। तमाम सवालों के जवाब दिए और राजस्थान की राजनीति पर जो चर्चित बयानबाजी उनको लेकर भी बातचीत की, साथ ही राजस्थान की स्थिति को लेकर चर्चाएं की कि किस तरह से राजस्थान में 2.5 साल सरकार को हो गए हैं और क्या स्थिति है। ऐसे में विपक्ष तैयारियों के लिए जुटा हुआ है और मानसून सत्र आएगा तो तमाम जो है जवाब पेश किए जाएंगे, तब सवाल खड़े किए जाएंगे। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज हैं। ऐसे में जिस तरह की चीजें राजस्थान में हो रही है, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चिकित्सा व्यवस्था को लेकर, तबादलों को लेकर, पंचायती राज चुनाव को लेकर तमाम बातचीत की। उन्होंने कहा पंचायती राज चुनाव सरकार इसलिए नहीं जा रही है, कहीं ना कहीं घबराई हुई है कि चुनाव में जाएगी तो कहीं ना कहीं उन्हें हार का मुंह देखना पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले वक्त में किस तरह की राजनीति राजस्थान की होती है उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजन शर्मा के साथ दशरथ सिंह।